हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटूरिंग की स्टडी करने वाले हैं। कंटूरिंग में भाई हमने इसके कुछ पार्ट कवर कर लिए थे, जिसमें स्टार्टिंग के हमने 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे वे में डिस्कस कर लिया था। अब अपना टॉपिक नंबर 8 आने वाला है। टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें से आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक तो टॉपिक नंबर 8 हम पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, इसके बाद टॉपिक नंबर 9 कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे 10वां भी हो जाए, वरना 2 टॉपिक जो है आपके ये तो जरूर कवर करेंगे। जिसमें से आपका 9वां टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंटूरिंग के जो मेथड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। कंटूरिंग के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। दोनों को अच्छे वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कल आप सभी को एक सवाल दिया था, ये वाला। ये सभी बच्चों ने क्वेश्चन लगा लिया था भाई? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, ये सभी बच्चों ने क्वेश्चन किया था क्या? प्लीज बताएं आप लोग, आप सभी ने ये क्वेश्चन किया था भाई? चलिए, क्वेश्चन किया था सभी बच्चों ने ये? सर्वे का लेक्चर 4 एंड 5 के पीडीएफ नोट्स नहीं अपलोड किए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पहुंच पाए फिर आपके पास है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पीडीएफ पहुंचे या नहीं। वैसे बोल दिया था लड़कों से, शायद पीडीएफ नहीं अपलोड हो पाए बच्चे। मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अभी 10 बजे आएंगे बच्चे जो कंटेंट क्रिएटर हैं अपने, जो एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं, मैं अपलोड करवा दूंगा 10 बजे, ठीक है। शायद कल याद नहीं रहा होगा उन्हें। चलिए मैं करवा दूंगा, परेशान होइए प्लीज, है ना। कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने किया हो अच्छी बात, नहीं किया तो कर लीजिएगा आप लोग। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं, समझा दिया था बहुत अच्छे से। ये जो क्वेश्चन था आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया गया था न्यूमेरिकल, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। अब हम टॉपिक नंबर 10 पर आ जाते हैं। टॉपिक नंबर 10 पर आ जाते हैं भाई। 10वां टॉपिक है हमारा यहाँ पर मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। सर मेथड्स ऑफ कंटूरिंग से पहले टॉपिक नंबर 9 था ना, टाइप ऑफ कंटूर। टॉपिक नंबर ये था 8वां, टाइप ऑफ कंटूर। बेटा पीडीएफ सारे चेक करवा लेता हूँ, परेशान मत होइए आप। बट उससे पहले ये जो टॉपिक है, इस ये कंटूर के यूज तो हो गए थे। टाइप ऑफ कंटूर इसी में एक बार भेज देता हूँ, मैं करा दूंगा अपलोड, जस्ट वेट ए सेकंड। एक पेपर मिसिंग है इसमें। चलिए और बताइए आप लोग, सब बढ़िया हालचाल? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही सबकी? सुनीता का निकला था अभी, चलिए बहुत अच्छी बात है। जो भी पीडीएफ नहीं है बिल्कुल अभी सारे के सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि कल लीव रहेगा आपका, आज ही हो जाएंगे सब पीडीएफ अपलोड। ये टॉपिक रह गया था, ये क्या खुल गया? ये टॉपिक है भाई आपका, ठीक है। क्या क्या आ गया इसमें? ये एक सेकंड रुकेंगे बेटा, पीडीएफ थोड़ा सही वे में अरेंज नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पीडीएफ थोड़ा सा सही वे में अरेंज नहीं है। चलिए अभी ठीक हो गया, अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया। सॉरी फॉर डेट कि आपके 5 मिनट वेस्ट हो गए। चलिए मैंने करेक्शन कर दिया इसमें। तो भाई कंटूरिंग में हमने आपको बताया कि आपके प्रीवियस लेक्चर में 7 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 8वां और 9वां टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस था भाई जो दिया था आप सबको, आपने किया होगा। इसमें जो हमारा टॉपिक है अगला, इनके नंबरिंग में भी शायद कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि 8वां टॉपिक था जिस पर नंबर 9 लिख गया है। तो ये यहाँ पर टॉपिक हमारा टाइप ऑफ कंटूर लाइन है भाई, ये तो टॉपिक आएगा। इस टॉपिक के बाद यही तो आएगा, टाइप ऑफ कंटूर के, तो ये टाइप ऑफ कंटूर लाइन। तो हमारा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस के प्रकार की बात कर लेते हैं भाई। हालांकि हम सभी को पता है कंटूर लाइन के प्रकार क्या ही होंगे। कंटूर लाइन का मतलब तो सीधा ये हो गया कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है आपकी, वो कंटूर लाइन हो रही है। अब इसके भी टाइप होते हैं भाई कंटूर लाइन के।
तो कंटूर लाइन के टाइप किस तरह होंगे, दो प्रकार होंगे इसके। कितने, दो प्रकार। दो प्रकार को किस तरह बताया गया है, एक तो जो आपकी डेफिनेशन है ना वो सेम एक टाइप हो जाएगा, दूसरा टाइप हो जाएगा जहां कहीं पर भी कोई यूनिफॉर्म स्लोप होगा ना, दूसरा प्रकार उसके आधार पर रहेगा। तो सबसे पहले जो आपके कंटूरिंग के प्रकार है, कंटूर लाइन के प्रकार है, दो होते हैं। कितने होते हैं भाई, दो होते हैं। ठीक है, विक्रम जी बोल दिया, पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है, सामान्यतः एक कंटूर लाइन एक ही एलिवेशन के बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है, परंतु इसे कई बार दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी ये तो हमने बता दिया कंटूर लाइन क्या होती है, समान ऊंचाई के पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है, लेकिन फिर भी हम इसको दो प्रकार से विभाजित कर देते हैं। कौन कौन से दो प्रकार, एक होता है लेवल कंटूर और दूसरा होता है ग्रेड लाइन कह दो या कंटूर ग्रेडियंट। एक तो हो गया आपका लेवल कंटूर, दूसरा ग्रेड लाइन या ग्रेड कंटूर। तो लेवल कंटूर और ग्रेड लाइन क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। ये दो प्रकार है भाई आपके कंटूर लाइन के। कितने प्रकार है बच्चों, दो प्रकार है। जी जी हाँ हाँ, मुझे लगता है घर चले जाओ, मैं भी क्लास ले रहा था। चलिए, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया कंटूर लाइन कितने प्रकार की है बच्चों, दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार की, लेवल कंटूर और ग्रेड लाइन या फिर कंटूर ग्रेडियंट। ठीक है, समतल समोच्च रेखा और समोच्च ढाल रेखा। मतलब एक तो समतल समोच्च रेखा हो गई, एक ढाल समोच्च रेखा। समतल समोच्च रेखा में क्या हो जाएगा, एलिवेशन आपके मतलब सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को मिला दिया हमने। और जो ग्रेड वाला क्या होगा, कोई भी एक ढालू जमीन है, उस ढालू जमीन में समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को ढूंढ करके मिला रहे हैं, तो उसको हम कह देंगे ग्रेड कंटूर लाइन। प्लेन एरिया में मतलब ऐसे समझा आप एक तरह से, एक मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र लगभग प्लेन माना जाता है। ठीक है, तो उस जगह जो कंटूर लाइंस होंगी आपकी, उनको तो हम कह देंगे लेवल कंटूर। दूसरा हो जाएगा जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं आपके, पर्वतीय क्षेत्र, ऊपर नॉर्थ वाला इलाका है ना, तो जो आपके भाई पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें ढाल होती है, ढालू जमीन होती है, तो उस ढालू जमीन में समान ऊंचाई के पॉइंट्स को मिला ढूंढ करके मिला देंगे, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी कंटूर ग्रेडियंट लाइन या कंटूर ग्रेडियंट कह दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया दो प्रकार, लेवल कंटूर और ग्रेड लाइन या फिर कंटूर ग्रेडियंट। यहां तक चीजें समझ आ रही है, मैं इनको डिफाइन करूंगा अलग अलग। ठीक है बेटा, एक बार बोल तो दिया संदीप जी, 4 और 5 का पीडीएफ मैंने बोला था बच्चों से, बाई मिस्टेक उनसे शायद अपलोड नहीं हो पाया, रह गया गलती से, तो अभी 10 बजे आएगी टीम, मैं तुरंत अपलोड करा दूंगा, बोल दूंगा आते ही उनके। ठीक है, अब बिल्कुल परेशान होते, मैंने कह दिया स्टार्टिंग में ये चीज। अभी आप इस क्लास को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कल आपकी छुट्टी रहेगी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, तो आप लोग बैठ के अपने तीनों पीडीएफ को अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, अभी प्लीज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर भाई लेवल कंटूर और ग्रेड लाइन दो तरह के थे हमारे कंटूर। ठीक है, कितने तरह के थे, दो तरह के। डेफिनेशन कहाँ लगा दी हमने, ये रही। ठीक, ये रही। तो यहाँ पर एक तो हो गया लेवल कंटूर। लेवल कंटूर क्या होगी भाई, यहाँ पर आपकी समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समतल समोच्च रेखा कहलाती है, या फिर हम इसको लेवल कंटूर कह देते हैं। तो ये तो जो आपकी कंटूरिंग की डेफिनेशन थी वही आपकी लेवल कंटूर की डेफिनेशन होती है कि समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिला दीजिए आप, इससे जो लाइन बनेगी उसी को हम लेवल कंटूर कह देंगे, लेवल कंटूर उसे बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को ये, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। ठीक है, इज कॉल्ड लेवल कंटूर या कंटूर लाइन कहते हैं, लेवल कंटूर बात एक ही है। लेकिन दूसरा होता है ग्रेड लाइन या कंटूर ग्रेडियंट। अब ये कंटूर ग्रेडियंट क्या है, कंटूर ग्रेडियंट को सुनेंगे ध्यान से, भूमि पर एक निरंतर निश्चित ढाल पर लगाए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। भाई ये कौन सी हो जाएगी, जमीन पर आपने एक निरंतर निश्चित ढाल पर लगाए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। क्या कर रखा है आपने, कोई भी एक निश्चित निरंतर, भाई निरंतर निश्चित ढाल है। निरंतर निश्चित ढाल का मतलब कोई भी एक, जैसे मैंने कह दिया स्लोपी ग्राउंड है ये वाला। ठीक है, इसकी ढाल कैसी भाई, ये निरंतर मतलब एक समान रूप से आगे को बढ़ती जा रही है ढाल ये। ठीक है, और ये एक निश्चित ढाल है, इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, फिक्स स्लोप होगा ये। ठीक, तो इस पर समान ऊंचाई के पॉइंटों को जब आप मिलाकर के कंटूर लाइन खींचेंगे तो उसको कंटूर ग्रेडियंट कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं, कंटूर ग्रेडियंट। अगर आपको इसको और सिंपल भाषा में लिखना है और सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, एक आपकी प्लेन जमीन है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ही उनके लेवल में डिफरेंस है, तो उसमें समान ऊंचाई के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी आपकी लेवल कंटूर या कंटूर लाइन। ठीक है, दूसरा ग्रेडियंट कंटूर में क्या हो, कोई ढालू जमीन है, उस ढालू जमीन पर आप सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ढूंढ के मिलाइए तो वो आपका हो जाएगा कंटूर ग्रेडियंट। इतना सा सिंपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता वैसे ये। क्लियर, तो इनको मिलाने वाली रेखा समोच्च ढाल रेखा कहलाती है। नहरों के जो अलाइनमेंट होते हैं उनमें हम नहर का जो बेड होता है एक निश्चित समुच्च ढाल पर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसका एग्जांपल के तौर पे, नहरों का जब आप अलाइनमेंट तैयार करते हैं तो उसके नहर का जो बेड होता है नीचे वाला तल, वो एक निश्चित समुच्च ढाल पर रखा जाता है। जैसे कोई भी आप नहर बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं नहर बिल्कुल सीधी सीधी रहेगी, अगर सीधी रहेगी तो पानी कैसे फ्लो करेगा, पानी नहर में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है ना। तो हम जो नहर बनाते हैं कुछ एक निश्चित ढाल पर बनाते हैं ना, तो नहर में जो हम ढाल दे रहे हैं उसके अलाइनमेंट में ताकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता रहे, तो वो ढाल आपका कंटूर ग्रेडियंट के आधार पर दिया जाता है, वो ढाल आपका कंटूर ग्रेडियंट के आधार पर ही दिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रकार की थी भाई कंटूर लाइंस, इनको याद रखिएगा सभी बच्चे। अनइंपोर्टेंट पार्ट है ये वाला, लेकिन फिर भी हमने स्किप नहीं किया, पढ़ लिया अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जितना चाहे उतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, ये भाई कंटूरिंग के मेथड, कंटूरिंग करने का मतलब क्या समझ, अब इसको ध्यान से सुनना, समझ रहे, समझने वाली चीजें यहाँ पर। कंटूरिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। बात सही है, कंटूरिंग के कितने तरीके बच्चों, दो तरीके, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब इन दोनों मेथड का मतलब क्या वास्तव में, तो देखिए जब हम कंटूरिंग करते हैं ना बच्चों, तो कंटूरिंग को दो पार्ट में बांट लेते हैं। दो पार्ट में कैसे, एक तो सबसे पहले हम समान ऊंचाई वाले पॉइंटों को ढूंढेंगे। क्या करेंगे भाई, हम समान ऊंचाई के पॉइंट को ढूंढेंगे, क्योंकि समान ऊंचाई के पॉइंट को हमें मिलाना होता है। तो जो समान ऊंचाई के पॉइंट को ढूंढते हैं उसको वर्टिकल कंट्रोल कह देते हैं। वो सब मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेथड पे फोकस करना मैंने लिया आपको।
ठीक है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले जमीन पे गए, हम जमीन पे ग्राउंड पे जाकर के समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को ढूंढना होगा। जब हम समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को ढूंढ लेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, उन सभी समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाना होगा। ठीक है। तो ग्राउंड पे जाके हमने समान उच्चता वाले पॉइंट ढूंढे, तो ग्राउंड पे जाकर जब आप समान उच्चता के पॉइंट ढूंढेंगे, उसे कैसे ढूंढेंगे, हमने क्या कहा, हमने कहा जैसे ये जमीन है कोई भी, ठीक है, ये कोई जमीन है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी इस तरह की कुछ जमीन थी वाली, ठीक, ये जमीन थी। मैंने कहा इस जमीन में आप समान ऊंचाई के पॉइंट बताइए मुझे, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए जब भी हमें समान ऊंचाई के पॉइंट ढूंढने हो या फिर जमीन पर हमें किसी भी पॉइंट की ऊंचाई बतानी हो, एलिवेशन बताना हो, तो मैंने आप सभी को कहा था कि हम इस एलिवेशन का दूसरा शॉर्ट में नाम आरएल कह देते हैं, रिड्यूस लेवल। तो हम क्या करेंगे, जमीन पर अलग अलग बिंदुओं के आरएल निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा यूज लेवलिंग का होता है आपका, ठीक है। और आरएल हम किसे कहते हैं, आरएल आप सबको पता होगा, हम एक डेटम लाइन लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं भाई, एक डेटम लाइन लेते हैं, डेटम, ये हो गया डेटम, आपका क्या हो गया बेटा, ये इसे हम डेटम बोल देंगे, डेटम, ठीक है। अब इस डेटम से आपको क्या करना है, इन सब पॉइंट के आरएल निकालने, तो आरएल निकालना आप सबको आना चाहिए। आरएल कैसे निकालते हैं, लेवलिंग में आप सबने पढ़ा होगा कि हम कहीं पर भी एक जगह अपने लेवलिंग उपकरण को सेट कर लेते हैं, ठीक, कहीं पर भी कर लीजिए जहां आपका मन कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने लेवलिंग उपकरण अपना यहाँ पर सेट कर रखा है, मैंने लेवलिंग उपकरण कहाँ सेट कर लिया, मैंने यहाँ पर लेवलिंग उपकरण सेट कर लिया, या फिर अगर ये नीचे लग रहा है तो आप इसको और ऊपर सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपने लेवलिंग उपकरण को सेट कर रखा है ये वाला, ठीक। इसके बाद हम कहीं पर भी एक बेंचमार्क होता है अपना, क्या होता है बेटा, बेंचमार्क, जिसका आरएल पहले से पता होता है, बेंचमार्क कहते हैं उसको। इस पर हम एक लेवलिंग स्टाफ खड़ा कर देते हैं, इस पर क्या करते हैं, लेवलिंग स्टाफ को खड़ा कर देते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम सबसे पहले यहाँ से ये जो अपना उपकरण था, ये जो अपना उपकरण है, यहाँ से एक लाइन भेजते हैं, ये वाली, जिसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और ये इसको जिस पॉइंट पे काट देती है उसको बैक साइड कहते हैं। सबसे पहली रीडिंग को क्या कहते हैं, बैक साइड। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट लेवलिंग में पढ़ने को मिलता है, सर्वे फर्स्ट में आप लोगों ने लेवलिंग पढ़ा होगा, मैं मान के चलता हूँ। नहीं पढ़ा है तो दोबारा से सुन लीजिए। हमें जब भी कभी समान ऊंचाई के पॉइंट को ढूंढना हो, क्योंकि हम कंटूरिंग के मेथड में यही काम करेंगे, समान ऊंचाई वाले पॉइंट को ढूंढेंगे, तो उन पॉइंट को ढूंढने के लिए जो हमारी जमीन है, इस पर अपना लेवलिंग उपकरण रख देते हैं, इसको कहेंगे लेवल उपकरण। ये हमने क्या रखा हुआ बेटा, यहाँ पर ये हमारा लेवल उपकरण यहाँ पर हमने रख दिया। अब ये जो लेवल उपकरण आप लोगों ने यहाँ रखा है, इस लेवल उपकरण से कुछ दूरी पहले कहीं पे भी एक बेंचमार्क होता है आपका। बेंचमार्क मतलब जिसका आरएल पता होगा, जिसका आरएल पता होने का मतलब है कि ये जो डेटम है इससे और यहाँ बेंचमार्क तक की जो हाइट है ना, ये आपको पहले से पता रहेगी। ये वाली जो हाइट है ये पहले से पता रहेगी, इस हाइट को हम आरएल कहते हैं। डेटम से किसी भी पॉइंट की जो ऊंचाई होती है उसी को आरएल कहते हैं। जो डेटम होता है, डेटम मतलब जो मीन सी लेवल है ना, औसत समुद्र तल जो होता है, इसको डेटम कहते हैं। और इस डेटम से जमीन पर स्थित किसी भी बिंदु की आप ऊंचाई निकाल रहे हैं तो उसे आरएल कहा जाता है। तो ये आरएल जो है हमें पहले से पता होता है, ठीक है। अब जो आरएल हमें पहले से पता है उसी उसको बेंचमार्क कहते हैं। इस बेंचमार्क पे आपने एक लेवलिंग स्टाफ रख दिया, इस पर लेवलिंग स्टाफ रख करके और आप एक उपकरण द्वारा लाइन ऑफ साइट भेज के इसकी हाइट बता रही है। तो ये जो बेंचमार्क से ऊपर की हाइट आई है यहाँ से यहाँ तक की, इस हाइट को हम कहते हैं बेटा बैक साइड। इसे क्या कहते हैं, बैक साइड। तो ये अपनी बैक साइड हो गई, ठीक है। अब ये हमारा जो बेंचमार्क का आरएल है और बैक साइड है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये डेटम से इस उपकरण की ऊंचाई पता चल जाएगी। ये क्या पता चल जाएगा बच्चे हमें, ये हमें पता चल जाएगा जो हमारा एचआई होगा, एचआई, एचआई मतलब कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, जो कि बेंचमार्क के आरएल और जो बैक साइड है इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। बेंचमार्क पर जितना भी आरएल था इसको और बैक साइड को जोड़ दो, ये एचआई निकल जाता है। जब हमें यहाँ पर ये एचआई पता चल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब हमें जमीन के और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिनकी ऊंचाई बतानी, जैसे हमें ये पॉइंट है इसको बताना, ये पॉइंट बताना, ये पॉइंट बताना है, हमें ये पॉइंट बताना है। इन सभी अलग अलग पॉइंट के आरएल निकालने हैं। क्या करने हैं बच्चों में, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं, हमें इन सभी पॉइंट के आरएल बताने हैं। इन सब पॉइंट के आरएल निकाल के ये देखना है कौन कौन से बिंदु हमारे समान ऊंचाई के हैं। तो कुछ नहीं करना, जितने पॉइंट के आरएल निकालने हैं गुस्से में आकर के सबके ऊपर आप क्या करेंगे भाई, सबके ऊपर आप लोग लेवलिंग स्टाफ खड़ा कर दीजिए। जितने पॉइंट है सभी के ऊपर, जितने पॉइंट की आपको हाइट बतानी है सबके ऊपर लेवलिंग स्टाफ खड़ा कर दीजिए। ये तो करंट नहीं चाह रहा है, इस पॉइंट को मत कंसीडर करिएगा, ये पॉइंट नहीं है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये वाला मतलब इसको तब कंसीडर करना जब आगे कहीं ले जाए आप लेवलिंग को। यहाँ पर इसे कैसे मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। फिर आप दूसरा क्या भाई, आपने यहाँ पर फिर एक यहाँ लगा दिया, मान लीजिए एक आपने स्टाफ यहाँ लगा दिया, लेवलिंग स्टाफ। ऐसे करके जितने पॉइंट है आपके सब पर आप लेवलिंग स्टाफ लगाते जाइए, ठीक है। जो इस उपकरण के कंट्रोल में है वहां तक लगा दीजिए, जो इसके कंट्रोल में नहीं है फिर इस उपकरण को उठा के दूसरी जगह कहीं सेट कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पर सब पॉइंट पे लेवलिंग स्टाफ रखते जाइए। अब जो आपने लेवलिंग स्टाफ रखे हैं, तो एक ही बार उपकरण सेट करने पर जितनी रीडिंग आप लेते हैं उनमें पहली रीडिंग बैक साइड होती है, और जो सबसे लास्ट की रीडिंग होती है आपकी, सबसे लास्ट वाली रीडिंग इस उपकरण द्वारा जो ली गई है उसे हम फोर साइड कहते हैं, आपको पता होगा क्या कहते हैं उसको, फोर साइड। और बीच की जितनी भी है ये रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग, बीच वाली सभी रीडिंग्स को हम इंटरमीडिएट साइड कह देते हैं। इंटरमीडिएट साइड, इतना भी आप लोगों ने लेवलिंग में ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये तीन चीज पढ़ी है। एचआई हमने निकाल लिया, आरएल और बैक साइड को जोड़ करके। अब आपका काम क्या है भाई, अब आपका काम है जितने पॉइंट है बीच वाले इन सबके आरएल को निकालना। तो इन सबके आरएल निकालने का बड़ा आसान तरीका होगा आरएल। आरएल का मतलब क्या होगा बेटा, आरएल का मतलब हो गया हमें डेटम से ऊंचाई निकालनी है। इस पॉइंट की भी डेटम से ऊंचाई ये वाली, इस पॉइंट की, इसके बाद जो बगल वाला पॉइंट है इसकी भी डेटम से ऊंचाई ये वाली है ना, ये वाली ऊंचाई। इसके बाद आगे बात करूं मैं तो ये भी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ठीक है ना। मुझे ये भी ऊंचाई निकालनी है, ये वाली ऊंचाई, इसी को तो आरएल कहूंगा मैं। डेटम से ऊंचाई, किसी भी जमीन पर स्थित किसी बिंदु की डेटम से ऊंचाई को हम आरएल कहते हैं, है ना। ये भी ऊंचाई निकालनी है मुझे। तो ये सब ऊंचाई अगर मुझे निकालनी है तो आप खुद बताइए सोच करके कि ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी। तो आप कहेंगे सर अब तो बिल्कुल आसान हो गया, डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो रहा है। हमें कैसे क्लियर हो रहा है भाई, हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ से डेटम से, और ये जो काली वाली लाइन जा रही है अपनी, ये जो काली वाली लाइन है बेटा, यहाँ तक की जो हाइट है ओवरऑल, इसको हमने एचआई बोला है, एचआई। इसे क्या बोला है, एचआई।
जब ये हमारा ओवरऑल एचआई है और ये वाली जो रीडिंग्स है, ये सारी की सारी रीडिंग्स यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड है, तो हम पूरी एचआई में से इस वैल्यू आईएस वाली वैल्यू को घटा देंगे तो आरएल मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर जो आरएल निकालेंगे भाई, यहाँ पर जो आरएल निकालेंगे कैसे निकालेंगे, आरएल निकालेंगे जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जहां पर इंटरमीडिएट साइड हो इंटरमीडिएट साइड को घटा दो, अगर इंटरमीडिएट साइड की जगह फोर साइड है तो फोर साइड को घटा दो, इन सबके आपको आरएल पता चल जाएंगे। इसका आरएल कैसे मिलेगा, इसका आरएल भाई जो पहला पॉइंट था इसका आरएल कैसे मिलेगा, आरएल 1 कह दे रहा हूं इसको, ये आरएल कैसे मिलेगा, तो इसमें से आप जो ओवरऑल एचआई है इसमें से ये पहली वाली इंटरमीडिएट साइड यहां से यहां तक की वाली इसे घटा दीजिए तो आपको नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल इंटरमीडिएट साइड घटा के ये दूसरा वाला आरएल कैसे मिलेगा आपको, इसके लिए ओवरऑल एचआई है इसमें से दूसरा वाला इंटरमीडिएट साइड घटा दीजिए ये वाली तो आपको ये आरएल मिल जाएगा। तीसरा, इसी प्रकार हम सभी पॉइंट के आरएल बता देंगे, सभी पॉइंट के आरएल हमने बता दिए बेटा। इनमें से जिन पॉइंट के आरएल बराबर आए होंगे, जिन पॉइंट के आरएल कैसे होंगे, समान होंगे, जैसे मैंने कह दिया मेरा जो आरएल ये है आरएल 2 और आरएल 3 सेम आ रहा है, इवन आरएल 4 भी सेम आ रहा है, आरएल 2 आरएल 3 आरएल 4 ये सब कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो मैं कह दूंगा ये समान ऊंचाई वाले बिंदु हो गए। अरे ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पर लेवलिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम करते क्या है इसमें, इसके कंटूरिंग के मेथड में सबसे पहले समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को खोजते हैं। समान ऊंचाई के बिंदुओं को कैसे खोजेंगे भाई, आरएल की मदद से, उन सभी पॉइंट के आरएल निकाल लेंगे। आरएल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं लेवलिंग उपकरण की, बेंचमार्क के आरएल में बैक साइड को जोड़ करके, इतना निकाल लिया आप लोगों ने। इतना निकालने के बाद जितने पॉइंट आपको उन सब पर रीडिंग लेकर के एचआई में से घटाते जाइए, जो आपका इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड आया है तो सभी के आरएल आपको पता चल जाएंगे। इन आरएल को चेक कर लीजिए आरएल आपके समान है या नहीं, जिन बिंदुओं के आरएल समान होंगे उन सबको मिलाकर के एक लाइन, इमेजिनरी लाइन अपने नक्शे पर खींच लीजिए, वो आपकी हो जाएगी कंटूर लाइन। बात समझ आ रही सभी को, एक बार कंफर्म करें मुझे, आरएल समझ में आ गया सभी बच्चों को भाई, जो आरएल समझाया आरएल सभी को समझ में आ गया, तो यही काम हमें इसमें करना होता है, ठीक है। एक बार कंफर्म करिए आरएल क्लियर हुआ सभी को, कैसे निकालते हैं, सिंपल है, लेवलिंग वाली पार्ट था ये, लेवलिंग वाले पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन कराया गया है आपको, ठीक है जी। चलिए, अरे कंफर्म करिए, कुछ हो गए क्या, रिस्पॉन्स दीजिए, थम्स अप करिए, कुछ भी समझ गए सर, नो सर, कुछ भी तो कहिए, ठीक है भाई। बेबी यादव जी नए, बॉबी यादव जी नए से बनाइए नोट्स, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हो ओल्ड लेक्चर से तो नए से बनाइएगा, ओल्ड से बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मेथड ऑफ कंटूरिंग की हम बात कर रहे थे, मेथड ऑफ कंटूरिंग में दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, फिर इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जिन समुच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना होता है उनको वास्तविक रूप में जमीन पर जाकर ट्रेस किया जाता है। भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में हम सीधे जमीन पर जाएंगे, है ना, वास्तविक रूप में आप कहां पर जाएंगे बेटा, ग्राउंड पर जाएंगे, और ग्राउंड पर जाकर उन सभी पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे। भाई इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिन समुच्च रेखाओं का सर्वे करना है, जिन कंटूर लाइन का आप सर्वे करेंगे, मैप पर आपको कंटूर लाइन दी हुई है, उनका फील्ड पे जाकर सर्वे करना है, तो उनको आपको वास्तविक रूप में जमीन पर ट्रेस किया जाता है कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे मैं भी दिखा रहा था आपको। इस विधि में भाई, इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर आलेखन करके समुच्च रेखाएं बनाई जाती हैं। मतलब हम सिर्फ इस मेथड में उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करेंगे जिन पॉइंट को हमें कंटूर मैप में दर्शाना होगा, कंटूरिंग करनी होगी, उन्हीं पॉइंट पर यहाँ पर फोकस करेंगे। समझ आ रहा है भाई। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में आप जिन समुच्च रेखाओं का सर्वे करना होता है उनको वास्तविक रूप में ग्राउंड पर जाकर ट्रेस करते हैं, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। इस प्रकार इस मेथड में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर प्लॉट करना होता है आपको, या नक्शे पर आलेखन करके समुच्च रेखाएं बनाई जाती हैं। ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताया डायरेक्ट मेथड का। अब डायरेक्ट मेथड को दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। दो पार्ट में कौन कौन से बच्चों, तो डायरेक्ट मेथड में हम संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से दो भाग में, सबसे पहले भाग में हम कह देंगे वर्टिकल कंट्रोल, दूसरा भाग कह देंगे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। देखिए वर्टिकल कंट्रोल में क्या करेंगे, समान ऊंचाई के पॉइंटों को ढूंढेंगे हम, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में क्या करेंगे, फिर उनको 36 दूरी नापते हुए मिलाते जाएंगे आपस में, इतना करना है। तो वर्टिकल कंट्रोल का मतलब समुच्च रेखाओं को क्षेत्र में ढूंढना वर्टिकल कंट्रोल कहलाएगा। जो आपकी कंटूर लाइंस है ना, उनको हम ग्राउंड पे जाकर के फील्ड पे जाकर ढूंढेंगे, फाइंडिंग द कंटूर पॉइंट्स इन द ग्राउंड, इसी को हम वर्टिकल कंट्रोल कह देंगे। वर्टिकल कंट्रोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीछे मैंने आपको, मैं एक बार दिखा देता हूं, ये वाला पीछे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था ना भाई कि हम इन सभी पॉइंट की क्या कर रहे हैं, ऊंचाई निकाल रहे हैं ना, तो आरएल निकाल रहे हैं, तो ये वर्टिकल दूरी तो निकाल रहे थे, इसी को हम वर्टिकल कंट्रोल कहेंगे। जो हम यहाँ पर समान ऊंचाई वाले पॉइंटों को ढूंढ रहे थे ना, इसी को वर्टिकल कंट्रोल कहते हैं। जब हमें ये समान ऊंचाई के पॉइंट मिल जाएंगे तो इन सभी को आपस में ट्रेस कर देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसको हम कह देंगे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। इतना सा काम होता है। तो डायरेक्ट मेथड को दो पार्ट में बांट लेते हैं। क्लियर हुआ सभी को भाई। एक तो हमने यहाँ पर ये बताया था कि वास्तविक रूप में हम जमीन पर ट्रेस करेंगे भाई, ठीक है, मतलब आपको जिन समुच्च रेखाओं का सर्वेक्षण करना है उनको वास्तविक रूप में जमीन पर ट्रेस करते हैं, और उन्हीं पॉइंटों को कंसीडर करेंगे जिनसे हमें क्या करना है, कंटूर लाइंस बनानी है। हमने यहाँ पर दो पार्ट में इसको बांट लिया भाई। एक हो गया वर्टिकल कंट्रोल। वर्टिकल कंट्रोल में क्या करते हैं, समुच्च रेखाओं को क्षेत्र में ढूंढते हैं, जो कंटूर लाइंस है उनको आपको ग्राउंड पर जाकर के ढूंढना होगा, ठीक है, ये वर्टिकल कंट्रोल हो गया। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में क्या करेंगे, इन बिंदुओं का सर्वेक्षण करके उनकी क्षैतिज स्थिति निर्धारित करेंगे। जो भी आपके पॉइंट थे ना समान ऊंचाई वाले पॉइंट, उन समान ऊंचाई के पॉइंट का सर्वे करेंगे और फिर उनकी क्षैतिज स्थिति निर्धारित करेंगे, ठीक है। जो आपने ऊपर पॉइंट ढूंढे थे उन पॉइंटों का क्या करना है, आपको सर्वे करना है, उन पॉइंट का सर्वे करना है और उनकी क्षैतिज स्थिति निर्धारित करनी है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन उनकी निर्धारित करनी है, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कह देंगे। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं उन सभी जो आपने वर्टिकल पॉइंट ढूंढे थे यहाँ पर, उन सभी समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलाएंगे, ट्रेस करेंगे, ये भी कह सकते थे। तो दो पार्ट में बांट करके यहाँ पर हम कार्य करते हैं, वर्टिकल कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। ये भी समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मेथड को हमने दो पार्ट में बांट लिया है, ठीक है भाई। यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, ये जो आपका डायरेक्ट कंटूरिंग है, इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सबसे पहली चीज, ये छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे हमने कहा एरिया,
हमने कहा डायरेक्ट मेथड आपका किस एरिया के लिए सुटेबल होता है, छोटे एरिया के लिए या बड़े एरिया के लिए, तो आप कहेंगे छोटे एरिया के लिए। भाई छोटे एरिया में डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि आप भाई आरएल अगर निकालें तो कितने पॉइंट का आरएल निकाल पाएंगे, अगर बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा पॉइंट, मान लो आपका जो आप जहां पर सर्वे कर रहे हैं वो ग्राउंड बहुत बड़ा है, जमीन बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी जमीन है, तो उस केस में क्या होगा, आप सभी पॉइंट पर स्टाफ रख के आरएल निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, बहुत ज्यादा समय लग ही जाएगा। अगर एरिया छोटा है तो आराम से उस एरिया के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को कंसीडर करके उनके आरएल इजीली निकाल लेंगे। इसलिए डायरेक्ट मेथड जो होता है आपका ये स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको डिप्लोमा में भी लिखने हैं कि डायरेक्ट मेथड छोटे एरिया के लिए सुटेबल होता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो भाई इसमें एक्यूरेसी कैसी आती है, क्योंकि एरिया छोटा है तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, बड़ा एरिया होता तो भाई हमें जल्दबाजी में जो है सर्वे करना होता, कुछ पॉइंट को छोड़ना होता बीच में से, है ना, कंटूर इंटरवल हमें ज्यादा रखना पड़ता, बड़े एरिया में कंटूर इंटरवल ज्यादा रखते तो फिर हम उस केस में एक्यूरेसी कम मिल पाती है हमें। यहाँ पर क्या होगा, एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, हाई एक्यूरेसी मिलेगी, छोटे एरिया के लिए सुटेबल होता है और यहाँ पर हाई एक्यूरेसी प्राप्त होती है, उच्च शुद्धता प्राप्त होती है। स्केल की बात करें बच्चों, देखिए ध्यान रखिएगा, एरिया छोटा है तो लार्ज स्केल यूज करते हैं, एरिया छोटा लार्ज स्केल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लार्ज स्केल मतलब मैंने बताया था 3 स्केल मैंने ले लिया, मान लीजिए ये वाले, इनमें लार्ज स्केल हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, लार्ज स्केल हमारा यही तो रहेगा, ये जिसके नीचे छोटा नंबर लिखा होता है, छोटा नंबर लिखा होने का मतलब ये छोटे एरिया के लिए सुटेबल होगा, जिसके नीचे बड़ा नंबर लिखा है वो उतना ही, ये वाला बड़ा नंबर है नीचे तो ये छोटा स्केल है, तो ये बड़े एरिया के लिए सुटेबल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एरिया छोटा स्केल बड़ा आ जाएगा, एरिया छोटा स्केल बड़ा, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, स्केल बड़ा, लार्ज स्केल बड़े पैमाने, तो यहाँ पर भाई कार्य जो किया जाता है आपका बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसके लिए यहाँ पर लार्ज लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद टाइम कैसा लगता है इसमें, क्योंकि भाई एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए हमें, हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होगी इसमें, तो हमें यहाँ पर टाइम कैसा लगेगा, अधिक समय लगेगा, समय ज्यादा लगेगा तभी एक्यूरेसी मिल पाएगी, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे तरीके से आरएल निकाल के चेक करेंगे किस पॉइंट की क्या ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर टाइम अधिक लगता है। इस मेथड में खर्च कितना आता है बच्चों, तो खर्च भी यहाँ पर ज्यादा आता है, एक्सपेंसिव मेथड है ये, खर्च अधिक आएगा, एक्सपेंसिव मेथड है ये। ठीक है, लास्ट में कंटूर इंटरवल, भाई एरिया छोटा है तो कंटूर इंटरवल कम रखेंगे, और कम रखेंगे तभी एक्यूरेसी भी आपको मिल पाएगी। और हमने ये भी आपको पढ़ा रखा है, स्केल और जो कंटूर इंटरवल एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्केल अगर लार्ज है तो इंटरवल जो कंटूर इंटरवल है वो कम रखा जाएगा, तो कंटूर इंटरवल कैसा रहता है, कम रहता है, लेस कंटूर इंटरवल। ये सारे पॉइंट आप सबको समझ में आ गए क्या, जल्दी बताइए, सारे के सारे पॉइंट सभी बच्चों को समझ आ गए यहाँ पर बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं आपके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बताइए सभी को समझ आ गया डायरेक्ट मेथड, इतना ही था डायरेक्ट मेथड बस। ठीक है, एक बार फिर देख सकते हैं बेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल 90% चांस है पूछे जाने के, और आगे तक काम यही आएगा। ओवरऑल कंटूरिंग का मतलब क्या भाई, हमें कंटूरिंग करना सीखना है, कंटूरिंग में कर क्या रहे हैं, तो ये मेथड ही तो बताएगा आपको। मेथड ने आपको ये बता दिया कि कंटूरिंग में समान ऊंचाई के बिंदुओं को ढूंढ करके उसे एक्चुअल में ग्राउंड पे जाकर टेस्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में आप कहेंगे इस मेथड के अंतर्गत जिन समुच्च रेखाओं का हमें सर्वे करना होता है उनको वास्तविक रूप में ग्राउंड पे जाकर के ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने का मतलब उनका अनुसरण करेंगे, उन्हें मिला देंगे आपस में समान ऊंचाई के बिंदुओं को। ठीक है, इस प्रकार इस विधि में केवल उन्हीं विशिष्ट बिंदुओं की माप ली जाती है जिनको नक्शे पर प्लॉट करके कंटूर लाइन बनाई जाती है। फिर हमने कहा 2 पार्ट में बांट करके डायरेक्ट मेथड को हम करते हैं भाई। डायरेक्ट मेथड में हम जो पूरा एरिया होता है ना, संपूर्ण क्षेत्र कार्य, उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, वर्टिकल कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। वर्टिकल कंट्रोल में आरएल ज्ञात करके जो समान ऊंचाई के बिंदु होते हैं उन्हें हम ढूंढते हैं, है ना। यहाँ पर हम समुच्च रेखाओं का जो क्षेत्र है, मतलब समुच्च रेखाएं जो है अपनी कंटूर लाइंस, उनको ग्राउंड पर ढूंढेंगे, या तो ये कह दो समान ऊंचाई के बिंदुओं को ढूंढेंगे, और समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन ही हमारी कंटूर लाइन होती है। आप ये भी कह सकते हैं कंटूर लाइन को हम फील्ड में ढूंढेंगे। ठीक, दूसरे में क्या करेंगे, फिर हम इन सभी की हॉरिजॉन्टल पोजीशन को निर्धारित कर देंगे, इन बिंदुओं का सर्वेक्षण करके उनकी हॉरिजॉन्टल स्थिति जो है उनको निर्धारित करते हैं। 2 पार्ट में बांट लेते हैं। फिर यहाँ पर हमने ये बता दिया जो डायरेक्ट मेथड होता है ये आपका छोटे एरिया के लिए सुटेबल होता है, हाई एक्यूरेसी, यहाँ पर हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, लार्ज स्केल चाहिए, यहाँ पर टाइम अधिक लगता है, और यहाँ पर जो खर्च आता है वो भी ज्यादा आता है आपका, और कंटूर इंटरवल कम रखा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके डायरेक्ट मेथड के बारे में हो गए। अब दूसरा मेथड है बेटा आपका इनडायरेक्ट मेथड। कोई सा एक मेथड आपसे पूछता है पेपर में, ठीक है, आपसे कह देगा स्पेशली कि कंटूरिंग के मेथड समझाइए, किसी एक मेथड का वर्णन कीजिए, तो इस तरह से कह देगा, या डायरेक्ट कह देता है कि बताइए प्रत्यक्ष विधि, जो आपका समुच्च रेखा है इसकी प्रत्यक्ष विधि को समझाइए, कंटूरिंग के डायरेक्ट मेथड को समझाइए, ऐसे भी कह देता है। क्लियर ना। चलिए अब यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड की बात आती है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा भाई आपका, अप्रत्यक्ष विधि, कम खर्च वाली विधि है ये। इसमें खर्च कैसा आता है बेटा, कम, उसमें ज्यादा खर्च आ रहा था, इसमें कम खर्च आएगा। इसमें जो श्रम है वो भी कम लगेगा, कम खर्च वाली, कम श्रम वाली और कम समय वाली। इसमें समय भी बेटा कम लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, तीनों चीज ज्यादा लग रहे थे। यहाँ पर आपका समय भी ज्यादा लग रहा था, खर्च भी ज्यादा लग रहा था। ठीक है, और ये क्या भाई आपका, यहाँ पर समय कम लगता है, खर्च कम लगता है, खर्च कम लग रहा है, इसमें श्रम भी कम लग रहा है। इसमें श्रम मतलब मेहनत, है ना। समुच्च रेखण के लिए अधिकतर यही विधि प्रयोग की जाती है, इस विधि का ज्यादातर यूज करते हैं, इसका विधि का यूज ज्यादातर करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें खर्च कम आता है, श्रम कम लगता है, इसमें लेबर कम लगती है मतलब, और जो है समय भी यहाँ पर कम लगता है। ठीक है, इसी का यूज ज्यादातर करते हैं। पहला पॉइंट उम्मीद कर रहे हैं सबको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद करते चलिए, साथ में समझते भी चलिए, जो पॉइंट समझना है दोबारा से पूछेंगे आप। अप्रत्यक्ष विधि कम खर्च वाली विधि है, कम श्रम वाली विधि है, और ये कम समय वाली विधि है। ठीक है, समुच्च रेखण के लिए अधिकतर यह विधि प्रयोग की जाती है। इनडायरेक्ट मेथड्स आर लेस कॉस्टली, लेस लेबर इंटेंसिव, दीज ऑल्सो टेक लेस टाइम। तीनों चीज लेस है इसमें, समझ है ना भाई सब बच्चे, क्या क्या लेस है, लेस कॉस्टली पैसा कम लगेगा, लेस लेबर भाई लेबर भी कम लगेगी, लेबर इंटेंसिव कम है यहाँ पर। ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा, लेस लेबर इंटेंसिव, और दीज ऑल्सो टेक लेस टाइम, और ये भाई समय भी कम लेते हैं।
दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए अधिकतर यही मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में समय बहुत ज्यादा ले जाएंगे, खर्चा बहुत अधिक लग जाएगा, तो वो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड की तरफ कम जाते हैं। डायरेक्ट मेथड तभी सुटेबल होता है जब कोई छोटा एरिया हो, और सर्वे जब हम करते हैं कोई छोटे मोटे एरिया में नहीं करते, है ना, 100 गज के प्लॉट में करते हैं, पूरे बहुत बड़े बड़े प्लॉट में करते हैं सर्वे, बल्कि अगर कोई रोड बना रहा है तो और बड़ा सर्वे करेंगे हम यहाँ पर, तो इसलिए इनडायरेक्ट मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट सुनेंगे भाई, इस मेथड में करते क्या है, ये इंपोर्टेंट है इसका प्रोसेस, क्योंकि इसके भी दो प्रकार हैं। वहां पर हमने पूरे क्षेत्र को दो कामों में बांट लिया था, एक वर्टिकल कंट्रोल में, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में, लेकिन इसके दो मेथड होते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर दो मेथड आते हैं, एक आता है स्क्वायर मेथड, दूसरा आता है क्रॉस सेक्शन मेथड। दो मेथड है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कोई सा एक भी पूछ लेता है। कंटूरिंग का वर्ग, जो वर्ग विधि है समझाइए, कंटूरिंग का अनुप्रस्थ काट मेथड समझाइए, तो वो दोनों ही इनडायरेक्ट के अंदर ही आते हैं। इस मेथड के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में रेखाओं की श्रृंखला बना ली जाती है, मतलब पूरा जो एरिया होता है उसमें कई सारी लाइंस की एक सीरीज बना लेते हैं। अब इन रेखाओं पर हम एक पूर्व निर्धारित दूरी पर लेवलिंग, जो आपका लेवलिंग उपकरण होता है ना भाई, उसके द्वारा जो भाई आपके आरएल होते हैं, आरएल को बेटा हम स्पॉट लेवल भी कह देते हैं। स्पॉट लेवल क्या होते हैं आपके, आरएल ही होते हैं। आप स्पॉट लेवल कह दीजिए या फिर आरएल कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। स्पॉट लेवल और रेडियस लेवल एक ही होता है। तो भाई इन लाइनों पर क्या करते हैं बेटा, जो आपके आरएल होते हैं इनको उपकरण या लेवल मशीन द्वारा लिए जाते हैं, तथा विभिन्न उच्चता की समुच्च रेखाएं इंटरपोलेशन द्वारा आलेखित कर ली जाती हैं। इंटरपोलेशन द्वारा, इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन होता है समान ऊंचाई के पॉइंट की स्थिति बताना। कौन कौन से पॉइंट्स आपके सेम ऊंचाई के थे, ठीक है। तो इंटरपोलेशन आगे समझाएंगे, इंटरपोलेशन एक टॉपिक भी है पूरा आपका। इंटरपोलेशन क्या है, टॉपिक, अंतर्वेशन एक टॉपिक है आपका। तो इंटरपोलेशन द्वारा हम क्या कर लेते हैं बच्चों, कंटूर लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये कही गई है पूरे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में, कि इस मेथड में जो हमारा संपूर्ण क्षेत्र होता है उसमें कई सारी लाइंस में उसे बांट लेंगे। जैसे मैंने कह दिया ये पूरा एरिया था अपना, ये कोई बड़ा सा एरिया है, इस एरिया को हम क्या करेंगे, बहुत सारी लाइंस में बांट लेंगे, इस तरह से कई सारी लाइंस में बांट लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कह दिया यहाँ पर, हमने कह दिया सबसे पहले कि इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में रेखाओं की श्रृंखला बना ली जाती है। रेखाओं की श्रृंखला बना ली, कई सारी लाइंस हमने खींच ली। अब इन रेखाओं पर क्या करते हैं, जो पहले से निर्धारित दूरी होती है, पहले से कुछ भी निर्धारित दूरी है वो दे रखी होगी आपको, उस दूरी पर आरएल जो है उपकरण द्वारा लिए जाते हैं, आरएल लेते हैं। फिर पहले हमने यहाँ पर लाइंस की क्या बना ली, श्रृंखला बना ली। फिर यहाँ पर निर्धारित दूरी पर, जैसे मैंने कह दिया निर्धारित दूरी में मुझे इन सभी पॉइंट पे आरएल लेने हैं, इन सभी पॉइंट पे क्या लेने बच्चों, आरएल लेने हैं। फिर हम क्या करते हैं इसमें, हम निर्धारित दूरी पर और जो है लेबलिंग उपकरण द्वारा आरएल लेते हैं, आरएल। जब हम आरएल ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम इंटरपोलेशन के द्वारा, इंटरपोलेशन का मतलब ये चीज कैलकुलेट करना कि जो हमारा पॉइंट है, कंटूर लाइन है, वो कंटूर लाइन हमारी कौन सी होगी, उसको ज्ञात करने का तरीका ही इंटरपोलेशन होता है। तो इंटरपोलेशन द्वारा हम यहाँ पर कंटूर लाइंस खींच लेते हैं। इंटरपोलेशन में कुछ इस तरह से कंटूर लाइंस बन के आएंगे आपके सामने, वो सब समझेंगे आगे डिटेल में इसको। तो फिलहाल ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इनडायरेक्ट मेथड का। मुझे लगता है इतना सबको समझ में आ रहा होगा। पहला हमने क्या बताया भाई, ये कम खर्च वाली विधि है, कम श्रम वाली विधि है, इसमें समय भी कम लगता है और अधिकतर यही विधि यूज की जाती है। फिर हमने कहा इस विधि के अंतर्गत जो हमारा संपूर्ण क्षेत्र होता है उसमें रेखाओं की एक श्रृंखला बना लेते हैं, लाइंस की एक पूरी सीरीज बना लेते हैं, और ये सीरीज बना करके निर्धारित दूरी पर हम आरएल ज्ञात करते हैं। आरएल हम लेवलिंग उपकरण द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इंटरपोलेशन द्वारा कंट्रोल लाइंस को प्लॉट कर लेंगे। ये आपका यहाँ पर पार्ट हो गया इनडायरेक्ट मेथड का, इंट्रोडक्शन पार्ट की इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है। अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना बच्चों, आपका इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड आते हैं। क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं को स्थापित करने की प्रमुख अप्रत्यक्ष विधियां निम्न है। इसमें मुख्य रूप से दो विधि है इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड की भी दो विधि होती है। एक विधि होती है बेटा आपके यहाँ पर स्क्वायर मेथड, और दूसरी विधि होती है मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, वर्ग विधि और अनुप्रस्थ काट विधि। दोनों मेथड इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। तो आज हम कोशिश कर ले रहे हैं स्क्वायर मेथड को खत्म कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, या दोनों ही खत्म कर लेंगे, दोनों एक जैसे हैं, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। स्क्वायर मेथड क्या होता है, ध्यान देंगे सामने, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। जो आपका स्क्वायर मेथड होता है, इसमें जो भी आपका एरिया होता है, जैसे पूरा एरिया मेरा ये दे रखा है, ध्यान देंगे सामने सब बच्चे, ये मेरा पूरा एरिया था, यहाँ पर जमीन है मेरी, ये जमीन, ये मेरा क्या भैया ग्राउंड है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है मेरा, ये ग्राउंड था, ठीक है, ये क्या ग्राउंड हो गया। ध्यान से सुनते चलिएगा सब बच्चे। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या बताया था, संपूर्ण क्षेत्र में रेखाओं की, मतलब रेखाओं की एक श्रृंखला बनाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस खींचेंगे इसमें। तो हमें क्या करना होता है बेटा, नंबर ऑफ लाइंस खींचने के लिए यहाँ पर हम स्क्वायर मेथड में स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, चारों कोने पे कुछ पॉइंट निर्धारित कर लेंगे। चारों कोने पर हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर डिसाइड कर लिए, या तो लाइन के ऊपर से ले लीजिए या इसके अंदर अंदर एक एरिया फिक्स कर लीजिए, है ना, ताकि हम स्क्वायर बना पाए। हमने यहाँ पर पॉइंट निर्धारित कर लिया भाई, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में और इन पॉइंट्स को मिला करके एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, एक बड़ा सा स्क्वायर बना लिया, इतना काम कर लेंगे स्क्वायर मेथड में। अब ये जो बड़ा सा स्क्वायर है ना, इसको छोटे छोटे स्क्वायर में बांट लेंगे। छोटे छोटे स्क्वायर का साइज क्या होगा बेटा, तो इसका साइज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5 मीटर से लेकर के और 30 मीटर तक के, कितने, कम से कम 5 मीटर का, अधिक से अधिक 30 मीटर तक का आप यहाँ पर स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको हम छोटे छोटे स्क्वायर में बांट लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर में इसको बांट दिया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, स्क्वायर में बांट दिया कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 इस तरह। मान लो ये इधर को जो मेथड, ये जो लंबाई थी इसकी ओवरऑल, ये वाली ये लंबाई हमने मान लिया कितनी थी भाई आपकी, ये मैंने कह दिया 25 मीटर थी, सपोज कितनी थी, 25 मीटर। तो 25 का मतलब हमने 5-5 मीटर के यहाँ कितने बना लिए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ओवरऑल आपकी 25 थी, तो मैंने 5-5 मीटर ले लिया, 5-5 मीटर के पार्ट बना दिए। इसी तरह से इधर हमने लिया, ठीक है, या इधर एक कम कर लीजिए, 4 बना लीजिए,
क्योंकि चौड़ाई इसकी थोड़ी कम लग रही है तो 4 कर लिया हमने ये। तो ये मान लो ये हमारी 20 मीटर थी चौड़ाई इसकी ओवरऑल, ये वाली चौड़ाई 20 थी और ये वाली 25 थी, तो 25 मतलब 5 पार्ट में बांट दिया 5-5 मीटर के में, और जो 20 वाली लंबाई थी इसको 4 पार्ट में बांट दिया 5-5 मीटर के में। तो ये जो आपको वर्ग दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपके वर्ग बन गए, स्क्वायर बन गए ये वाले, ये जो स्क्वायर बन गए 1 2 3 ये सब स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 10 ये सब स्क्वायर भाई जो बनाए हमने यहाँ पर, ये कैसे स्क्वायर है बच्चों आपके, ये स्क्वायर ऐसे हैं जिनका मिनिमम साइज 5 मीटर, मैक्सिमम साइज 30 मीटर आपका हो सकता है। ऐसे नंबर लिखना नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। यहाँ पर हमारे ओवरऑल 20 स्क्वायर ये जो बन रहे हैं, इन स्क्वायर का साइज क्या है आपका 5-5 मीटर के मैंने स्क्वायर बना दिया। मैंने यहाँ पर यही कहा कि 5 मीटर से लेकर के और 30 मीटर तक के आप यहाँ पर स्क्वायर प्लॉट कर सकते हैं। ये चीज समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया, स्क्वायर मेथड में क्या समझ आया बच्चों? स्क्वायर मेथड में समझ आया कि इस मेथड में संपूर्ण क्षेत्र को उचित साइज के वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। वर्ग का जो साइज होता है वो क्षेत्र के प्रकार और समुच्च रेखीय अंतराल को दृष्टि में रख करके 5 मीटर से और 30 मीटर तक रखा जाता है। कितना बेटा, जो स्क्वायर यहाँ बना रहे हैं इनका साइज 5 मीटर से और 30 मीटर तक रखा जाता है। ये पॉइंट सब बच्चों को समझ आया? स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, पूरे ग्राउंड को क्या करेंगे भाई, पूरे ग्राउंड को, संपूर्ण क्षेत्र को उचित साइज के स्क्वायर्स में बांट लिया जाता है। इन साइज का जो स्क्वायर मतलब इन स्क्वायर का जो साइज होता है वो क्षेत्र के आकार पर और जो हमारा कंटूर इंटरवल होता है उस पर डिपेंड करता है कि इनका साइज कितना रखना है। इसका साइज हम रखते हैं 5 मीटर से और 30 मीटर तक। ठीक है, ये चीज सब बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर सेम टू सेम याद ना हो पाए तो या इतना तो याद कर सकते हैं कि इस मेथड में संपूर्ण क्षेत्र को हम 5 मीटर से और 30 मीटर तक के स्क्वायर में बांट देते हैं। इतना तो आप इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आप सभी का। इन दिस मेथड द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। किसी भी एप्रोप्रिएट साइज में हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर्स में बांट लेंगे। द साइज ऑफ स्क्वायर इज केप्ट। भाई साइज ऑफ स्क्वायर कितना होगा हमारा, 5 मीटर से 30 मीटर तक होगा, जो किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ एरिया पर और कंटूर इंटरवल पे डिपेंड करेगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को, पहला पॉइंट स्क्वायर मेथड का। अब स्क्वायर मेथड का दूसरा पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट आप सबको समझ आया बच्चों, अब दूसरा पॉइंट सुनेंगे। दूसरा पॉइंट स्क्वायर मेथड का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, बल्कि मैं अपने इस डायग्राम में ही लेके चलता हूं चीजों को, इसी में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता रह रहा हूं, फिर लास्ट में जाके एक आपको अच्छा सा डायग्राम बना देंगे बढ़िया सा। इन पॉइंट्स को भी इस डायग्राम से समझ लीजिए छोटे से। अब भाई वर्गों के कोनों पर खुंटियां गाड़ दी जाती हैं। जो यहाँ पर वर्ग के कोने मिल रहे हैं ना, ये वाले जो कोने हैं बेटा, किस कोने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो कोने हैं ये, इन सभी कोने पर क्या कर देंगे, खुंटियां गाड़ देंगे जितने भी है वर्ग के कोने, मतलब बड़े वाले वर्ग नहीं, छोटे वाले जितने वर्ग बन रहे हैं सबके कोने यही तो होंगे। इन सभी कोने पे क्या करते हैं बेटा, खुंटियों को गाड़ दिया जाता है। यहाँ पर पैक्स लगा देते हैं, पैक्स खुंटियां लगा देते हैं इन सभी कोने पर। यहाँ पर इन सब पे खुंटियां लगा दी, क्योंकि आरएल यहाँ पर हम इन्हीं पॉइंट पे निकालेंगे, इन्हीं पॉइंट का आरएल हमें निकालना होता है। तो हमने क्या दिया, जो वर्गों के कोने हैं, कॉर्नर पॉइंट जो वर्गों के, उन पर खुंटियां गाड़ दी जाती हैं। अब प्रत्येक खुंटी पर स्टाफ रख करके उनके आरएल ज्ञात कर लिए जाते हैं। समानित तल मतलब आरएल, ये जो समानित तल लिखा है इसका मतलब होता है बेटा आरएल। इसका मतलब क्या होता है, आरएल, है ना। आरएल ज्ञात कर लिए जाते हैं तथा वर्ग बिंदुओं की स्थिति जो है उसको सीट पर हम प्लॉट कर लेते हैं। जो हमारी ड्राइंग सीट होती है उस पर प्लॉट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है दूसरा पॉइंट भी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। पैक्स आर ड्रिल एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे हम पैक्स ड्रिल कर देते हैं। नाउ बाय प्लेसिंग स्टाफ ऑन ईच पैग, है ना भाई, हम क्या करेंगे, जितने पैग हमने लगाए उन सब पर क्या करेंगे, स्टाफ को प्लेस कर देंगे। देयर रिड्यूस लेवल आर डिटरमाइंड, और उन सबके रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट कर लेंगे। एंड द पोजीशन ऑफ स्क्वायर पॉइंट्स, स्क्वायर पॉइंट की जो भी पोजीशन है, जो भी उनके आरएल हैं, उनको सीट पर मार्क कर लेंगे। तो ये दो पॉइंट तो आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे स्क्वायर मेथड के। पहले में हमने कह दिया 5 मीटर से 30 मीटर तक के स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पर, है ना, इस पूरे एरिया को स्क्वायर में बांट लेंगे। फिर हमने कह दिया इसके जो कोने हैं इन पर खुंटियां गाड़ेंगे और इन सबके आरएल को ज्ञात कर लेंगे और उन आरएल को ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर लेंगे। तो ये दो पॉइंट आप सबको समझ आ गए। पहला पॉइंट ये वाला हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाइए भाई। किस पर, तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वर्गों को सीट पर उचित पैमाने पर दर्शाने के बाद, जब आपने सीट पर दर्शा दिया इन सभी स्क्वायर को, उसके बाद क्या करेंगे, उनके कोनों पर क्षेत्र में ज्ञात किए गए आरएल तल जो रिड्यूस लेवल जो लिख देंगे भाई। इन पे क्या लिख देंगे, इन पे पॉइंट पर आरएल लिख देंगे, जितने भी आरएल इनके आए हैं, जो भी ग्राउंड पर आरएल आए होंगे उनको लिख देंगे। जैसे मान लो ये 98 आया, ये 99, ये आपका 100 आ गया, ये 101 आया, इसका आरएल, इसका 102 आया, इसका 103 आया। फिर यहाँ से हमने शुरू किया, मान लो 99 आया, ये मान लो 100 आया, ये 101 आया, 102 आया, 103 आया, इधर 104 आया। जितने भी इनके आरएल निकल के आए होंगे ना, उन सब आरएल को हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, प्लॉट कर देते हैं। उन सभी आरएल को यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया बच्चे, उन सभी आरएल को हमने इस तरह से कुछ यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ये मैं कुछ लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, ये 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104, जो भी आरएल आता है उनको प्लॉट कर देते हैं। अब डायग्राम जो बता रहे हैं ऐसे बनाएंगे, अच्छा सा डायग्राम, अच्छा सा, उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने कह दिया इसका आरएल 102, इधर 103, 104, ऐसे करके करते हुए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया बेटा, हमने कह दिया कि जब आपने वर्गों को सीट पर उचित पैमाने पर दर्शा लिया, वर्गों को सीट पर दर्शा दिया, उसके बाद जो इनके कोने हैं भाई, वर्गों के जो कोने हैं, कोनों पर क्षेत्र में जो आरएल आपने ज्ञात किए हैं, उन आरएल को यहाँ पर लिख देंगे। इन कोनों पर हमने आरएल लिख दिए, आरएल लिख दिए भाई। यहाँ पर तो हमने आरएल ज्ञात कर लिए थे, यहाँ पर आरएल ज्ञात किए थे। किसके आरएल ज्ञात किए थे, जहां खुंटी गाड़ी थी कोने वाले पॉइंट पर, उन पर स्टाफ रख के उनके आरएल ज्ञात किए थे। ठीक, अब यहाँ क्या कर लिया भाई, यहाँ पर इन आरएल को हमने लिख दिया उन पर, और प्रत्येक सीट पर समुच्च रेखण का कार्य जो है इंटरपोलेशन द्वारा कार्यालय में बैठ के कर लेते हैं। फिर बाकी जो कार्य रहेगा आपका कंटूर लाइंस वगैरह ड्रॉ करने का, वो सब आपको अपने ऑफिस में बैठ के, कार्यालय में बैठ करके और इंटरपोलेशन द्वारा कर लेना बाकी कार्य। तो ये 3 पॉइंट थे आपको जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। बाकी कार्य कैसे करते हैं वो आपको डायग्राम से समझाते हैं। बस पॉइंट आपको यही 3 याद रखने थे स्क्वायर मेथड में। तीनों पॉइंट समझ आए भाई। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया बेटा, प्लीज बताया मुझे, आगे बता रहा हूं मैं भी, और भी चीजें इसमें बहुत अच्छे समझाएंगे सारी चीजें। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि इस मेथड में आप संपूर्ण एरिया को जो है उचित साइज के स्क्वायर्स में बांट लेते हैं। अब इन स्क्वायर्स का जो साइज होता है वो क्षेत्र के प्रकार और कंटूर इंटरवल पे डिपेंड करता है ना। इसके आधार पर इनका साइज 5 मीटर से 30 मीटर तक रखते हैं। स्क्वायर बन गए। फिर हमने कहा इन स्क्वायर के जो कोने होते हैं, स्क्वायर के जो कोने होते हैं, उन कोनों पर हम क्या करेंगे, खुंटी गाड़ देंगे, पैक्स गाड़ देंगे। खुंटियां हमने गाड़ दी। अब इन प्रत्येक खुंटियों पर
जो आप आरएल होते वो स्टाफ जो होता है, गज होता है, उस स्टाफ को रख करके इन सबके आरएल ज्ञात करते हैं और इनकी स्क्वायर की जो पोजीशन है या इन पॉइंट्स की जो भी स्थिति रही है उनको ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट था आपका। फिर हमने तीसरे पॉइंट में कहा कि जब आपने इन सबके आरएल निकाल लिए तब इन आरएल को हम क्या कर देंगे, उस पर लिख भी देंगे। मतलब सभी स्क्वायर्स को ड्राइंग शीट पर दर्शाने के बाद उनके जो आपने कोने वाले पॉइंट्स के आरएल निकाले हैं उनको उस पर लिख दीजिए, है ना, उनके आरएल्स को लिख दीजिए। उनके आरएल को लिखने के बाद इंटरपोलेशन के द्वारा ऑफिस में बैठ करके आप आगे का कंटूरिंग कार्य समाप्त कर लेते हैं। ये आपका स्क्वायर मेथड। अब स्क्वायर मेथड में देखिए आपको क्या और करना है, ये हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया तीनों बिंदु। पहला स्क्वायर मेथड का पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको, बहुत अच्छी बात है। अब इंटरपोलेशन द्वारा जो कार्य आप कर रहे हैं यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा स्क्वायर मेथड की, जो आपका स्क्वायर मेथड है इसकी बात कर रहे हैं, वर्ग विधि की। यहाँ पर हम थोड़ा इसका डायग्राम जरूर बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे डायग्राम, हमने क्या क्या बताया आपको। हमारा ये पूरा एरिया था, ये दिख रहा है येलो कलर से पूरा एरिया था। मैं बना हुआ डायग्राम पहले से ले लिया इसको, क्योंकि मैंने बना के छोटा सा समझाई दिया था, तो आपको समझने में आसानी होगी बहुत ज्यादा। आपका ये पूरा एरिया था, ध्यान से देखिए, जितना उंगली चल रही है वहां तक देखना आपको। ये हो गया आपका बड़ा सा एरिया। आपने इसको क्या किया बेटा, इसको आपने स्क्वायर्स में बांट लिया, छोटे छोटे स्क्वायर में बांट लिया, जिनका साइज मिनिमम 5 मीटर से लेकर के और मैक्सिमम 30 मीटर तक रहता है स्क्वायर का साइज। तो हमने यहाँ पर कैसे बांट रखा है इसको, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 स्क्वायर बना रखे, मतलब मान लो ये जो दूरी थी आपकी, ये जो दूरी है बच्चे, ये जो दूरी है 15 मीटर थी सपोज, ऐसे करके दूरी कितनी थी, यहां से यहां तक 15 मीटर, यहां से लेकर के और यहां तक ये दूरी है 15 मीटर। तो हमने यहाँ पर 5-5 मीटर के 3 पार्ट बना दिए, 5 मीटर का ये, 5 का ये, 5 का ये जो दूरी है कितने, 1 2 3 4 बन रहे, तो 20 मीटर मान लो। ये दूरी कितनी थी आपकी, 20 मीटर। ये दूरी थी आपकी भाई यहाँ पर 20 मीटर, यहां से लेकर के और नीचे तक ये दूरी 20 मीटर थी। तो आपने यहाँ पर इस तरह से इसके स्क्वायर बना लिए, 5-5 मीटर के कट लगा के स्क्वायर बन गए भाई। स्क्वायर बनने के बाद इसके जो कोने हैं, ये जो कोने थे कॉर्नर पॉइंट ये वाले, इन सब कोने पे हमने खुंटिया काट दी। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना के आना है आप सबको इस मेथड में, तभी अच्छे नंबर मिल पाएंगे भैया आपको, तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। आपने इन सब पे खुंटिया काट दी, है ना, आपने निशानदेही कर दी, मतलब ये स्क्वायर के कोने वाले पॉइंट थे। अब आपने खुंटिया निकाल के इन पे स्टाफ रख दिया, क्या रख दिया, स्टाफ। इन सभी पॉइंट पे स्टाफ रख करके इनके आरएल ज्ञात करें। आरएल ज्ञात करने के बाद उन आरएल को हमने यहाँ पर लिख भी दिया, कितने आरएल आए, इस पॉइंट का 98 आ रहा है, 98 99 100 101, इसका फिर आरएल 99 100 101 102, इसका देखिए यहाँ पर 98 से शुरू करके आगे तक ले गए। फिर यहाँ पर जब शुरू करेंगे दूसरे वाले पॉइंट से शुरू कर लेना, डायग्राम बनाने के लिए 99 लिखा है तो 99 से शुरू करके आगे तक ले जाना। 99 का 100 आया तो यहाँ पर किससे शुरू करेंगे, इस वाले से 100 से, 100 से शुरू करके आगे तक ले जाना। इसको किससे शुरू करना, 101 से। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका जो वास्तव में एग्जाम्पल है वो फिट बैठ जाए। बाकी तो वास्तव में जो आएगा वही लिखेंगे एक्चुअल में ग्राउंड पर, प्रैक्टिकली देखें तो। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम एग्जाम में लिखना चाहें तो क्या करेंगे भाई, इसको हमें यही करना है कि 98 या किसी भी एक नंबर से शुरू करना। जब दूसरे यहाँ पर स्क्वायर पे कोने पे लिखेंगे तो ये वाला नंबर लिखना, तीसरे पे लिखेंगे तो इस वाले को लिखना, चौथे पे इस वाले को लिखना है, और फिर आगे ये वाला। तो इससे क्या पूरा सीक्वेंस सही से बन जाएगा आपका। सभी के आरएल हमने प्लॉट कर दिया। आरएल कैसे ज्ञात करते हैं आप सबको पता होगा। आरएल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम अपना लेबलिंग उपकरण होता है, उस लेबलिंग उपकरण को रखते हैं, और जो बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क जमीन पर, ये जमीन का काम है सारा, मैं शुरू में बता चुका आपको ये चीज। जमीन पर जो भी बेंचमार्क रहा होगा उसका आरएल हमें पता होता है, उस पर हमने स्टाफ रख के बैक साइड ले ली, इस बेंचमार्क के आरएल और इस बैक साइड को जोड़ के एचआई निकाल लेते हैं। आरएल कैसे निकालते हैं, एचआई में से जो भी हमारी इंटरमीडिएट साइड होगी या फोर साइड होगी उसको घटा करके आरएल निकाल लेते हैं। तो आरएल निकाल के हमने यहाँ पर सभी आरएल प्लॉट कर लिए। अब सभी आरएल प्लॉट करने के बाद हमें जो भी सवाल में दे रखा होगा कंटूर लाइन, है ना, हमें कह दिया कि आप इस ग्राउंड पर ये कंटूर लाइन ट्रेस करके दिखाइए। क्या करिए भाई, यहाँ पर इन कंटूर लाइंस को बना के दिखाइए। तो आपने क्या किया, आपको दे दी 3 कंटूर लाइन। फर्स्ट कंटूर लाइन दे रखी है 98.5 मीटर की, ये गिवन होगी। ये चीज क्या भाई, आपको गिवन है, मतलब ये आपको करना है, ये काम करना है आपको, ये वाला ये करना है आपको काम। पहली कंटूर लाइन 98.5 मीटर की दिखानी है, दूसरी कंटूर लाइन आपको 99.5 मीटर की, और तीसरी कंटूर लाइन आपको 100.5 मीटर की दिखानी है। अब ये काम हम कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाते हैं इंटरपोलेशन द्वारा। इंटरपोलेशन के 3 अलग अलग मेथड होते हैं। यहाँ पर सबसे आसान मेथड होता है एस्टिमेटेड मेथड। एस्टिमेटेड मेथड में क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन यानी अनुमान से जो है बीच में ले लेंगे। जैसे हमने कहा 98.5 है तो हम 98.5 कहां बताएंगे, हम कह देंगे सर 98.5 जो है कहां आएगा, ये 98 है, ये 99 है, अंदाजे से इन दोनों के बीच में आएगा। तो जो हम अंदाज से बता रहे हैं ना, अनुमान विधि से, तो ये इंटरपोलेशन का एक मेथड होता है, एस्टिमेटेड मेथड, जिसे अनुमान विधि कहते हैं। तो हमने अनुमान से बता दिया कि 98.5 जो है 98 99 के बीच में आएगा। और कहां पर लिखा 98 99, एक यहाँ 98 था या 99 था, इसके बीच में पॉइंट लगा दिया। और तो कहीं नहीं है 98 99, 98 99 के बीच में एक पॉइंट आ गया, और एक यहाँ पर 98 99 के बीच में ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को आपस में मिलाकर के बच्चे क्या कर लेंगे, आप एक कंटूर लाइन प्लॉट कर देंगे। ये आपकी पहली कंटूर लाइन आ गई, ये तो ये आपकी पहली कंटूर लाइन हमने यहाँ दिखा दी अपने ग्राउंड पर। दूसरी कंटूर लाइन हमसे कहा 99.9 की दिखाइए, तो 99.5 कहाँ आएगा, 99 और 100 के बीच में आएगा। इंटरपोलेशन से अनुमान लगा के हम बता सकते हैं। तो 99 वाला पॉइंट ये है, 100 वाला ये है, दोनों के बीच में यहाँ पॉइंट आएगा भाई, दोनों के बीच में यहीं पर तो पॉइंट आया होगा। ऐसी 99 ये है और आपका 100 ये है, 100 इसके बीच में यहाँ पॉइंट आएगा। इधर 99 ये रहा, 100 ये इसके बीच में यहाँ पॉइंट आ गया। ये 99 नीचे 100 यहाँ पॉइंट आ गया। और तो कहीं नहीं है 99 और 100, तो इनके बीच में 99.5 वाले बिंदु हमने ढूंढ लिए। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला के एक और कंटूर लाइन खींच दी हमने। ये हमने एक और कंटूर लाइन खींच दी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारी एक और कंटूर लाइन हो चुकी है भाई। यहाँ पर ये चीज सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ रही है क्या, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए इसके बाद सेम वे में आगे क्या है, 100.5 की लाइन है। तो 100.5 100 और 101 के बीच में आएगा। तो 100 कहाँ लिखा है, 100 ये रहा, 101 ये रहा, तो 100 और 101 के बीच में यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 100.5 हो जाएगा। यहाँ पर 100 यहाँ 101 ये लगा दिया पॉइंट, यहाँ 100 यहाँ 101 ये लगा दिया पॉइंट, यहाँ 100 यहाँ 101 ये पॉइंट, यहाँ पर 100 ये 100 ये 101 यहाँ पॉइंट, 100 और 101 यहाँ पॉइंट। इन सब पॉइंट को लगाने के बाद इनको आपस में मिलाते हुए कंटूर लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे ऐसे करके, ठीक है ना।
इसी तरह आपको जितनी भी कंट्रोल लाइन दी जाए आप सारी की सारी कंट्रोल लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये स्क्वायर मेथड बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है भाई, आपको ये काम जरूर करना है, ये डायग्राम साथ में जरूर बना के आना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ आपका स्क्वायर मेथड, इसके 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसके बाद ये डायग्राम बढ़िया से बनाइएगा और कुछ कंपटीशन के हिसाब से भी पॉइंट है यहाँ पर, उन्हें भी लिख देंगे आप, ये वाली पॉइंट। अब इन पॉइंट को कैसे, वही सेम पॉइंट एरिया बताएंगे पहले, ये किस एरिया के लिए सुटेबल होता है भाई, तो जो स्क्वायर मेथड है ये भी स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है। स्क्वायर और क्रॉस सेक्शन तो अलग अलग मेथड आएंगे, तो स्क्वायर स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल रहेगा आपका। ठीक है, जो आपका क्रॉस सेक्शन आएगा वो इससे ज्यादा एरिया के लिए सुटेबल होगा, इन दोनों में आपस में तुलना कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये आपका ये भी स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है। एक्यूरेसी यहाँ पर लो मिल जाती है, क्यों लो एक्यूरेसी मिल रही है, क्योंकि यहाँ इंटरपोलेशन के द्वारा पॉइंटिंग कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पर या नाप के यहाँ कैलकुलेट करके नहीं कर रहे हैं, इंटरपोलेशन से कर रहे हैं अंदाजे से, तो इसमें गलती भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी बिल्कुल बीच में आ रहा हुई है, कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो मान लो पॉइंट हमने 98.5 ले लिया, अब आरएल हमारे कुछ ऐसे होते पॉइंटों में और हमें यहाँ पर कुछ और दिया जाता है, मान लो हमसे दे देता है यहाँ पर 97.3 दे देता, तो 97.3 फिर 97 सॉरी 98 और 99 के बीच में मान लो कि हमें यहाँ दे दिया आपको 98.7 दे दिया, 98.7, तो हम उसे ढूंढते तो वो अंदाजे से ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां थोड़ी बहुत हो ही जाती है। मीटर में है ये, तो अगर एमएम में भी गलती आ गई तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि इसमें एक्यूरेसी कैसी होती है, लो एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी कैसी होती है बच्चों, लो एक्यूरेसी होती है। ठीक है ना। इसके बाद स्केल की बात करें तो डेफिनेटली स्मॉल एरिया है तो लार्ज स्केल की जरूरत पड़ेगी। लार्ज स्केल क्योंकि हमें पता है अगर हमारा 1/में कोई स्मॉल नंबर लिखा हो तो वो स्केल लार्ज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लार्ज स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टाइम इसमें कम लगता है, ये अच्छी बात है। डायरेक्ट मेथड में टाइम ज्यादा लग रहा था, स्क्वायर मेथड में टाइम कम लग रहा है, वहां पर कॉस्ट ज्यादा लग रही थी, यहाँ पर कॉस्ट कम लगती है। लेकिन भाई एरिया यहाँ पर कैसा है, छोटा, इसलिए लीस्ट जो आपका ये लेस जो है, जो कंटूर इंटरवल है ये लेस रहेगा, कम रहेगा, कंटूर इंटरवल कम होगा। या तो क्या, तो लार्ज स्केल था इसलिए कम है, या एरिया छोटा था इसलिए कम है, किसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं, ये कम रहेगा आपका। तो ये था बच्चों आपका यहाँ पर पूरी तरह से स्क्वायर मेथड जो हमने यहाँ पर समझा है बहुत अच्छे तरीके से। इसका दूसरा जो मेथड है आपका क्रॉस सेक्शन मेथड, इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन को और जो इंटरपोलेशन है उसको। ठीक है, हम यहीं तक रखेंगे इस सेशन में। अब बाकी जो आपका अगला आएगा मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन खत्म होते ही आपका कंटूरिंग के मेथड खत्म, क्योंकि वैसे भी एक लेक्चर भी इसमें और लग जाएगा ना आपका। ये जो टॉपिक है ये हमने कर ही लिया, साथ में ये टॉपिक हमारा चल रहा है जिसका एक मेथड खत्म हो गया, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट का एक पार्ट खत्म हो गया, स्क्वायर। जो क्रॉस सेक्शन मेथड है वो बचा हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन कंप्लीट करते ही क्रॉस सेक्शन कंप्लीट करेंगे और 3 मेथड आपके कंटूर के इंटरपोलेशन के आएंगे। इंटरपोलेशन के 3 मेथड खत्म करेंगे तभी है सेशन एक लेक्चर लाइक, एक लेक्चर और लग जाएगा इसमें भी आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कम कंटेंट कवर करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे ताकि सब कुछ क्लियरली समझ में आए आप सभी को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के लेक्चर में जो कुछ आपको समझाया गया वो समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया था पीडीएफ वगैरह अरेंज करने में, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, आगे से पहले से चीजों को अरेंज करके रखेंगे और जो पीडीएफ है आपके वो पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। एक जानकारी आप सबको और देना चाहते हैं, आप में से जो भी बच्चे इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आप सबको ये बात बताई जा रही है बेटा, पहले अभी लॉन्च होने वाला है कोर्स हमारा आरआरबी जेईई का। आरआरबी जेईई का जो हमारा कोर्स चलेगा ना, उसकी आप सबसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि उसमें नॉन टेक का पार्ट है थोड़ा सा। आरआरबी जेईई का पहला जो पेपर है, पेपर 1, वो पूरा ही नॉन टेक होता है, उसमें टेक्निकल बिल्कुल नहीं आता। नॉन टेक में भी उसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं आपके। मैथमेटिक्स आता है 30 नंबर का, 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 30 नंबर का जनरल साइंस आता है जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पार्ट है, और 15 नंबर का केवल आपका जनरल अवेयरनेस आता है, जीके वाला पार्ट। तो ये जो टोटल मिला के 100 नंबर होते हैं, ये आपके 90 मिनट में करने होते हैं आरआरबी जेईई में। ये पेपर 1 पूरा नॉन टेक्निकल होता है। तो इस पेपर 1 के ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए जीटेक पॉली पर एक बैच स्टार्ट करवाया जा रहा है ना। ये बैच जो है आपका, ये बैच जो बेटा आपका, आप सब भी अगर टाइम हो आपके पास तो जरूर ज्वाइन करें। ज्यादा कुछ अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो जो कंपटीशन अप्रोच के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सब आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले सब्जेक्ट है। रीजनिंग तो कॉमन है सभी के लिए, एसएससी जेईई में पूरे 50 नंबर में आता है, आरआरबी जेईई में 25 नंबर में आ रहा है रीजनिंग जो है। तो रीजनिंग आपको जरूर पढ़ना चाहिए। रीजनिंग मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ इस बार, है ना, और रीजनिंग की क्लास भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। ये आरआरबी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगी, बट हम फाउंडेशन के हिसाब से रीजनिंग को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सारे बच्चे साथ में इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमारा कंपटीशन का एक अलग प्लेटफॉर्म है, अभी उसका नाम एसएससी जीटेक पॉली है, जल्दी ही वो चेंज होकर के एसएससी जीटेक पॉली की जगह जीटेक कंपटीशन हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, जीटेक कंपटीशन चैनल का नाम हो जाएगा। अभी आप यूट्यूब पे एसएससी जीटेक पॉली सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। आने वाले टाइम में वो जीटेक कंपटीशन के नाम से दिखाई देगा। लगभग 7000 प्लस बच्चे उस पर जुड़ गए हैं अभी रिसेंटली, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की बात की जाती है। जो भी आपके रिसेंट में एग्जाम आए हुए हैं उनकी सबकी अपडेट, जो आएंगे आने वाले टाइम में उन सबकी अपडेट्स, है ना, सारी की सारी चीजें आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग की जाती है, डिप्लोमा से आगे की चीजों को लेकर के। तो आप उस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके लिए कुछ नए टीम मेंबर्स हमने हायर किए अपनी टीम में, जो उस पर वर्क करेंगे। साथ में मैं भी रहा करूंगा वहां पर, आपके जो टीचर जान पहचान के वो भी रहेंगे, और जो नए टीचर्स हैं वो भी वहां पर वर्क करेंगे साथ में आप सबके मिलकर के। तो जरूर एक बार वहां पर भी अपना सपोर्ट देना है आप सबको, सारे बच्चे वहां जरूर जाइएगा, चीजों को सीखें धीरे धीरे। आप अभी से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, कोई चार्ज नहीं लग रहा है ना, टाइम निकाल के बस थोड़ा थोड़ा आपको सीखते चलना। जितना इस समय सीख लेंगे उतना डिप्लोमा के बाद आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें, क्योंकि जब हमारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमें सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, चीजों को रिवाइज करके सीधे कंपटीशन में बैठकर जॉब को जल्दी से हासिल कर लेना होता है। और मेरा मानना ये बेटा सबसे बड़ी सफलता ये होती है, हम अगर अपनी लिमिटेड एजुकेशन गेन करने के बाद सेलेक्ट हो जाएं किसी अच्छी पोस्ट पर, तो इससे बड़ा सक्सेस मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता, है ना। अगर आप डिप्लोमा करके सोचिए, अभी अगर मुश्किल से आपकी उम्र 20-22 साल होगी, इस एज में अगर आप जेईई बन जाते हैं तो आगे सोचिए कहां तक जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा अपना टारगेट लेके चलें। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं
तो आप सब देखते भी होंगे सबसे ज्यादा अगर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी किसी में आती है तो वो सिविल में ही आती है, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए ना। और अभी मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं आपसे, आप अभी से इंटरेस्ट पैदा करें। फिर आपको चाहे आपके गार्जियंस ऑफलाइन सजेस्ट करें तो ऑफलाइन पढ़ें, या कोई आपके मित्र या सीनियर किसी और प्लेटफॉर्म को सजेस्ट कर रहे हैं पेड कोर्स के लिए तो वहां से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आपकी अपनी इच्छा होती है। लेकिन अभी से इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप करें, चीजों को देखें यहाँ से कि यहाँ कंपटीशन में कैसी चीजें आ रही हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या हम उन चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं कंपटीशन, तो आपको डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाए कि हम कंपटीशन की तरफ जाएं या फिर आगे अपना प्राइवेट जॉब करें या बीटेक करें, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जब डिप्लोमा का रिजल्ट आता है ना फाइनल का, उसके बाद सोचना पड़ता है कि अब क्या करें, तो वो सोचना ना पड़े, इसलिए थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट पे काम करिए, है ना, अपने नॉलेज को बूस्टअप कीजिए ताकि आप कंपटीशन में फाइट कर पाए। मेरे हिसाब से अगर आप सिविल से हैं तो एक साल आपको अपनी तैयारी को जरूर देना चाहिए, और वो साल अगर आप अभी दे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, तो जरूर करिएगा। आरआरबी जेईई की जो नॉन टेक्निकल की क्लासेस है 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी एसएससी जीटेक वाली चैनल पर, जिसका नाम जीटेक कंपटीशन होने वाला है। वहां पर क्लासेस चलेंगी जिसमें मैथ होगा, जनरल साइंस होगा और आपका जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, जिसमें मैं खुद पढ़ाऊंगा आप सबको रीजनिंग, मैंने एसएससी जेईई में भी पढ़ा रखा कंप्लीटली, फाउंडेशन बहुत अच्छा सपोर्ट मिला बच्चों का वहां पर भी, तो बिल्कुल फ्री रखा जा रहा है इस बार आप सबके लिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। आप सब तक ये जानकारी दी गई है, सबसे पहले आप लोग विजिट करिएगा चैनल पे एक बार जरूर, ठीक है। साथ में जो और भी आपके साथी रह गए हो डिप्लोमा का कोर्स लेने से, उन सबको जरूर अवगत कराएं। डिप्लोमा के कोर्सेज पर सेम कूपन 50% वाला रिपीट कर दिया गया है 15 अगस्त के मौके पर, और ये कूपन आपका 20 अगस्त तक रहेगा, 15 अगस्त और रक्षाबंधन दोनों तक रहेगा पूरा। तो जो बच्चे रह गए उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा ना, ज्यादा बच्चे रहेंगे तो कमेंट्स में ज्यादा डाउट आया करेंगे, जितने ज्यादा डाउट आएंगे उतने कॉन्सेप्ट और मजबूत होंगे। मैं किसी का भी डाउट इग्नोर नहीं करूंगा, सभी के रिप्लाई करूंगा यहाँ से, ये मेरा वादा है। सिविल में चाहे जो क्वेश्चन आप पूछे मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कोशिश करिएगा टॉपिक से रिलेटेड हो तो और अच्छा रहेगा। कोई भी सवाल आपके मन में आता है मैं यहाँ से जवाब दूंगा, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे लाइव में उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, ज्यादा सवाल आएंगे तो उनके जवाब भी ज्यादा मिलेंगे, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब और भी बच्चों को जानकारियां जरूर दें, अपने साथ वाले सभी बच्चों को। बाकी इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रख लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, और मुझे लगता है ये